मैं अरविंद पवार, केमिस्ट्री बाय एपी सर। आज जो पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये अख्तर जी सर हैं, उनके डिजिटल जोन से मैं लाइव आ रहा हूँ आपके सामने। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था चालकता का असाई मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि चालकता का असाई मात्रक होता है, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी है पर सीमेंस मीटर इनवर्स भी है। तो चालकता की यूनिट जो असाई में पूछी है तो आंसर रहेगा सीमेंस मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीजन अवस्था वाला तत्व है, तो 3D सीरीज में सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था वाला तत्व है, जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मैग्नीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है FeCO5 में Fe की ऑक्सीजन अवस्था। तो यहाँ हम बात करें FeCO और 5, तो CO उदासीन लिगेंड होता है, तो X + 5 × 0 X, यहाँ पर 5 × क्या हो जाएगा 0, तो X बराबर फाइनली 0। मतलब इसमें जो आंसर रहेगा वो फाइनल रहेगा FeCO5 में Fe की ऑक्सीजन संख्या 0 रहेगी। क्रोमाइट एस जो सोडियम क्रोमेट निर्माण में काम आता है, उसका राइट आंसर रहेगा FeCr2O4। अगले क्वेश्चन के अंदर हम बढ़ते हैं। 5NH3 विलयन में HgNO3 के विलयन मिलाने पर अवक्षेपित HCl के मोलों की संख्या पूछी गई है। तो CO की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया, CO Cl कितने हो गए, NH3 5 है, तो NH3 5 जोड़ दिए यहाँ पर। और समन्वय संख्या इसकी कितनी होती है 6। तो एक जो Cl है प्राथमिक संयोजकता वाला, वो द्वितीयक की दर्शाएगा, 2 Cl रहेंगे बाहर। अब अगर अपन HgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बाहर काउंटर आयन 2 है, तो यहाँ 2 Hg के साथ 2 मोल क्या मिलेंगे AgCl। 2 मोल हमें क्या प्राप्त होंगे AgCl। तो इसका जो फाइनल जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन 5वें का वो रहेगा बी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन धातु का संकुल होता है, आयरन धातु का संकुल पाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड देखो यहाँ पर ये एक तंतुक, एक तंतुक, एक तंतुक, ये भी एक तंतुक है पर ये उभयतंतुक है, क्योंकि इस NO2 में यहाँ पर NO2 में N विधाता परमाणु होता है और यहाँ पर NO2 में O विधाता परमाणु होता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर उभयतंतुक लिगेंड का NO2-। अगले क्वेश्चन की ओर, मेडोस्वीट। मेडोस्वीट से प्राप्त जो यौगिक होता है वो यहाँ पर सेलिसैल्डिएट होता है। यहाँ पर मेडोस्वीट की अगर हम बात करें तो जो यौगिक रहेगा वो यहाँ पर रहेगा सेलिसैल्डिएट। ये रिंग यहाँ पर ये जो अपन ने पढ़ा था सेलिसैल्डिएट का OH और यहाँ लग गया CHO। अगले क्वेश्चन मतलब इस साथ 8वां जो क्वेश्चन है उसमें फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पर सेलिसैल्डिएट। अगला क्वेश्चन जो दिया है ये थैलिक अम्ल दे दिया है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये तो हो गया बेंजीन, और बेंजीन के 1 और 2 पर, बेंजीन के 1 और 2 पर COH है, तो यहाँ आप कोई अम्ल नहीं लिखना। यहाँ आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि COH रिंग से बाहर काउंटिंग में लेना पड़ेगा। कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया में कार्बोनिल जो कार्बन परमाणु उसकी संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो कार्बोनिल जो यौगिक होता है C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पर अगर नाभिक से नहीं जुड़ता है, जैसे मान लो मैं ऐसे नहीं जोड़ रहा हूं, तो O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव होगा तो C, O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cn। मतलब पहले एनवायरमेंट डबल बॉन्ड का तो संकरण रहेगा sp2 और बाद में एनवायरमेंट सिंगल बॉन्ड का संकरण रहेगा sp3। तो फाइनली आंसर क्या रहेगा यहाँ पर कि नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया होती है तो संकरण sp2 से क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर sp3। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो लिखा ट्राइमेथिलेमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, चाहे मेथिलेमीन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे डाइमेथिलेमीन हो, चाहे ट्राइमेथिलेमीन हो, संकरण आपको ध्यान में रखना है, संकरण रहेगा sp3। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राबल्य वाला यौगिक। तो सर्वाधिक क्षारकीय प्राबल्य वाला जो यौगिक होगा वो रहेगा यहाँ पर द्वितीयक एमीन, मतलब C2H5 का ट्वाइस और NH। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन। देखो, प्रोपेन 2 एमीन भी प्राथमिक, पेंटेन 3 एमीन भी प्राथमिक,
ये तरतीब, तो राइट आंसर रहेगा अन मेथिल एथेनिमीन। अन पर यहाँ पर हम बात करें मेथिल मतलब CH3 और एथेनिमीन मतलब क्या हो गया CH3 और CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलाकार प्रोटीन है। अब यहाँ पर दो भागों में बांटा, रेशेदार और गोलाकार भी बांटा है। तो गोलाकार जो प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर रहता है यहाँ पर इंसुलिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज में एक एडिड होता है, कार्बन 6 होते हैं और अनुलग्न में लगता है OH, तो राइट आंसर रहेगा एल्डोहेक्सोज है। यहाँ पर शर्करा पाई जाती है, मिल्क में कौन सी पाई जाती है? बीटा ग्लैक्टोज, और यहाँ पर दूसरे एक बीटा ग्लैक्टोज हो जाएगा और एक बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। ये दोनों रहते हैं दूध में, ये रहता है बीटा ग्लैक्टोज रहता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। मोलरता की इकाई जो कितना, मोलरता की अगर इकाई की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोलरता पूछा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोल प्रति और लीटर, मोल प्रति लीटर। हेनरी के नियम का मतलब गैस की दर में विलेयता के लिए जो हेनरी ने नियम दिया था उसका फाइनल आंसर रहता है P बराबर KH। P एक्सप्लेन करना नहीं है, P प्रेशर हो गया, KH हेनरी कांस्टेंट है, H मोल अंश है गैस के। अभिकारक अणुओं की सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को देखो, यहाँ एक सूचने लायक क्वेश्चन है, कई नाम है दैनिक ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, पर यहाँ लिखा है अभिकारक अणुओं की सर्वाधिक औसत सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा, मतलब इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अति संभाव्य और गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अगली बात देखो, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एक और एक्टिनोइड आंतरिक संक्रमण तत्व है, तो अपन को पता है कि अब ब्लॉक के अंदर एक तो लेंथेनोइड है यहाँ पर और एक यहाँ पर एक एक्टिनोइड है, ये दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर आंतरिक संक्रमण तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। यहाँ पर K4FeCN6, K4FeCN6 में समन्वय मंडल है यहाँ पर पूछा है, तो समन्वय मंडल पूछा है, तो ये तो काउंटर आयन होंगे और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इस पे, तो राइट आंसर रहेगा FeCN6 और इन ब्रैकेट 4- एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। बेंजीलिक एल्कोहल में OH समूह संकृत कार्बन से बंधित होता है, तो बेंजीलिक एल्कोहल के लिए मैं बात करूं तो ये यहाँ पर बेंजीन हो गया, ये यहाँ पर CH2 और ये OH, तो CH2 सिंगल बॉन्ड एनवायरनमेंट संकरण का आपको लिखना है यहाँ पर sp3, मतलब यहाँ जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे। क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ पर औद्योगिक महत्व के जो एल्कोहल है उनमें से क्वेश्चन पूछा गया, ग्लूकोज जो एथेनॉल में बदलता है, तो राइट आंसर रहता है यहाँ पर इसका जाइमेज। सोडियम बेंजोइट 2022 का पर्सन वापस यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये सोडियम बेंजोइट का उपयोग बेटा फूड प्रिजर्वेटिव है, खाद्य परिरक्षण या खाद्य परिरक्षण में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। विटामिन बेरी रोग के लिए, विटामिन बेरी रोग है जिसकी कमी से होता है, वो विटामिन क्या होता है यहाँ पर B1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। आरएनए में उपस्थित शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन लिखना है आंसर बीटा डी राइबोज। अगली बात, अति लघुत्रात्मक संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। मतलब संतृप्त विलयन क्या है जिसमें विलय और नहीं मिलाया जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित आयतन है, निश्चित ताप है, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। सोडियम अमलगम विलयन में विलय और विलायक, सोडियम अमलगम मतलब बेटा क्या हो गया सोडियम, और अमलगम मतलब Hg या पारा बोल देते हैं, तो सोडियम तो यहाँ हो जाएगा विलायक और यहाँ पर अमलगम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा विलय। इसका मतलब ये ठोस विलयन है जिसमें विलय तो हो गया पारा या अमलगम और विलायक हो गया सोडियम। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, वेग दे दिया के, वेग बराबर के a की पावर हाफ और b की पावर 3/2 हाफ 3/2, तो वेग व्यंजक वाले में कुल कोटि, तो इसका एकदम फंडा एकदम यही है कि 1/2 प्लस हमने कर दिया 3/2, सोल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू, तो आंसर कितना आएगा 2, मतलब ये क्वेश्चन है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के तहत। क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के अगर रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया NH4 में OCH3 समूह का निर्देशकारी प्रभाव, OCH3 समूह का अगर मैं निर्देशकारी प्रभाव की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कह सकता हूं कि ये यहां पर रिंग है, यहां पर पूरी यहां पर मैं OCH3 लिख दिया,
और यहाँ पर ये इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो कार्बन है वो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कार्बन है, रिंग इलेक्ट्रॉन खींचती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ऑर्थो और पेरा पर दोनों जगह कौन से आवेश बनने की संभावना रहेगी, नेगेटिव। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो व पेरा। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें OCH3 है वो कौन सा प्रभाव करे रखेगा, ऑर्थो व पेरा। कि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से श्वेत अवक्षेप, देखो ध्यान रखना फिनोल पूछा है यहाँ, और ब्रोमीन जल के साथ 2 अभिक्रियाएं हैं। एक तो फिनोल की ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, या हम कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और एक है यहाँ पर डायरेक्ट इसने क्वेश्चन दे दिया कि फिनोल की क्रिया आपको करानी है ब्रोमीन जल के साथ। तो देखिए ये यहाँ पर हम लेते हैं फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल, और ये Br2 ये लिक्विड ले लिया। तो यहाँ देखो ये H है ना, तीनों 3 H है, 3 Br लेकर 3 मोल क्या निकल जाएंगे, HBr, और रिंग है यहाँ पर, तो रिंग के यहाँ OH, यहाँ Br, यहाँ Br, और यहाँ पर भी Br, नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है तो आपका आंसर रहेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे का ये क्वेश्चन हो गया था अपना NH2NH यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर NH2NH ये नाभिक नहीं योगात्मक विलोपन अभिक्रिया से पूछ लिया गया। इसका जो नाम होगा वो होगा, नाम पूछा गया है तो नाम रहेगा यहाँ पर सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम रहेगा फाइनली, सेमी कार्बेजाइड आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पूछा है अगला यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर बेंजीन डाई चालू है, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम। क्वेश्चन का जो पूछा गया है यहाँ पर हम बात करें कि एक तो ले लिया यहाँ पर फिनोल और एक है बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर ये लिया यहाँ पर बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और ये फिनोल डाइज बनता है और ये फिनोल हो गया यहाँ पर, ये एक H और एक Cl। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। राइट आंसर ये रहेगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राथमिक एमिनों के लिए आइसोसाइनेट परीक्षा। प्राथमिक एमिन आइसोसाइनेट भोपाल ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैंने ले लिया RNH2, ये ले लिया क्लोरोफॉर्म, ये एल्कोहलिक माध्यम में क्या ले लिया KOH। तो यहाँ जब क्रिया संपन्न होती है तो यहाँ पर बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, रुचिकर गंध होती है। साथ में देखो यहाँ 3 मोल 3 KC निकल जाएंगे, यहाँ पर 3 मोल KC निकल गए, 3 OH है और 3 H है, तो 3 मोल क्या निकल जाएंगे H2। तो ये रहेगा प्राथमिक एमीन है, एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक माध्यम में KOH के साथ। A के 0.5 मोल अंश मोल B के 4.5 मोल को मिश्रित करने के बाद विलेन बना है और उसके A के मोल अंश की गणना, मतलब क्वेश्चन एकदम नीचे बना दिया। A के तो क्या है 0.5 मोल है, B के 4.5 है, तो मोल अंश निकालना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, अक्स A बराबर होता है उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या होता है मोल। तो यहाँ Na दे रखा है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ Na की वैल्यू है यहाँ पर 0.5 और Na मतलब 0.5 प्लस Nb कितना है 4.5, आंसर रह गया 0.5 अपॉन 4 कितना होगा 5, तो आंसर रहेगा 0 पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर 0.5 इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा
0.1, मतलब न्यूमेरिकल का आंसर ये रहेगा। एक कंपोनेंट का मोल है और अपन टोटल नंबर ऑफ मोल है, तो इसका अपन मोल लेंथ निकालेंगे, 0.1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन है 0.5 मोल एथेनोइक अम्ल है और 250 ग्राम बेंजीन में घुली थी, व्हीलर की मोललता। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी ज्यादा बना दिया, और यहां आपने अगर ध्यान नहीं दिया है, यहां विशेष ध्यान रखना, मोललता फाइंड आउट करनी है, मतलब स्मॉल m तो होता है यहाँ पर विलय के मोल अपॉन विलय का यहाँ पर क्या है द्रव्यमान, तो यहाँ वो भी केजी के अंदर। तो विलय के मोल क्वेश्चन में दिए हैं 0.05 ये मोल हो गए, और विलय का द्रव्यमान 250, और अगर आपको ग्राम में वैल्यू है तो किलोग्राम से मैंने ऊपर 10 की पावर क्या लगाएंगे 3, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट होता है, तो नीचे यहाँ पर क्या हो गया 10 की पावर क्या होगी 2, तो 1 0 ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये 2 और 1 3, ये भी 3 कैंसिल आउट, यहाँ 25, यहाँ 5 है, यहाँ कितना होगा 1.5, मतलब आंसर रहेगा 0.2 मोल किलोग्राम इनवर्स, यूनिट रहेगी 2 मोल केजी इनवर्स। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ ध्यान से देखना, मोल है, मोल से आपको ज्यादा मतलब हार्ड करने की जरूरत नहीं है। मोलर सेल, तो डेनियल सेल का हम दो पात्र लेते हैं, दोनों पात्र में एक एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया उसका हम विद्युत अपघटन लेते हैं, और ये यहाँ पर जैसे मैंने जेडन की रोड ली है, यहाँ पर जेडन लेना है इसमें, तो और ये ZnSO4, तो Zn2 + n घूमते रहेंगे। यहाँ मैंने रोड ली है Cu की रोड, तो यहाँ सॉल्यूशन रहेगा CuSO4 का, और इन दोनों को वोल्ट मीटर है यहाँ पर, कनेक्टिविटी ध्यान रखना, और 60 डिग्री से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर वर्क करेगा एनोड का, ये वर्क करेगा यहाँ पर कैथोड का, ये प्लस है ये माइनस है, पूरा सेल वर्क करेगा, तो पोटेंशियल जनरेट होगा 1.10 वोल्ट का लवण सेतु आयनों का विनिमय। सीधा चित्रित का पूछा गया, चित्रित ये अपन डायग्राम सुंदर सा बना देते हैं यहाँ पर। कौन सा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देखो वेग स्थिरांक मतलब के दिया यहाँ पर, के की वैल्यू ये दे दी, इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की क्या करनी यहाँ पर गणना करनी, तो प्रथम कोटि की अर्ध आयु की गणना करनी, तो T बेस 1/2 = 0.693 अपॉन क्या हो गया K, गिवन है वैल्यू K की, तो लिख दिया 0.693 अपॉन 1.386 इंटू 10 की पावर माइनस की क्या है 14 और सेकेंड इनवर्स, तो ये देखो 0.693 है, 1.386 है, पूरा पूरा कितने टाइम जाएगा 2 बार जाएगा, सही है 2 बार चला गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 1/2 है, तो आंसर रहता है 1/2 का 0.5 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -14, तो ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो गया 14, और क्या लिख देंगे सेकेंड इनवर्स से क्या लिख देंगे सेकेंड, मतलब ये लगेगा फॉर्मूला 0.693 अपॉन K, और सेकेंड में अंतर्गामी यौगिकों के 3 भौतिक अभिलक्षण में बात करूं, गलनांक उच्च होता है, यहाँ पर चालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे, कठोर भी होते हैं, अति कठोर भी होते हैं, ये इनके भौतिक गुणधर्म है यहाँ पर तीनों। क्वेश्चन है संक्रमण धातीय उत्प्रेरक की एक गुण, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है एक तो लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इनके जो N- जो डी कक्षक होता है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा पार्शियली फिल होता है, और ये सतह का भी क्या करते हैं यहाँ पर उपलब्धता कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं डी कक्षक में, और ये सरफेस की भी क्या कराते हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन जो पूछा गया अगला वो ये है, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह होते हुए भी, इलेक्ट्रॉन मतलब अपने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है Cl माइनस का इफेक्ट रखता है, होते हुए भी समूह इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में ऑर्थोपेरा निर्देशक होता है, ऑर्थोपेरा निर्देशक मतलब खींचने वाला भी है, तो माइनस आई पर साथ में प्लस हम प्रभाव भी रखता है, तो मैं इसका जवाब ये दे सकता हूं कि ये यहाँ पर रिंग, और ये Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ Cl के पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर, इधर लिख रहा हूं, ये रिंग यहाँ पर, ये Cl इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, पर ये कार्बन sp2 है, यहाँ sp2 तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर जाएंगे, तो ये वापस आपको अनुनाद से भी शो करनी है चीज को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो चारों अनुनादी संरचनाओं का क्या होगा यहाँ पर निर्माण। तो
इसका फाइनल कारण यही है कि Cl जिस बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ sp2 संग्रहित है, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है और Cl के पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये रिंग को दे देता है प्लस समप्रभाव के तहत। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑर्थोपेरा निर्देशक होता है। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन दिया फिनोल सांद्र HNO3, तनु नहीं है सांद्र है, तो आपको ध्यान रखना सांद्र HNO3 दिया है, 3 मोल HNO3 के आएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये देखो H, ये H और ये H, ये H और O रिमूवल हो जाएंगे, तीनों इसी तरह H2O और यहाँ पर एक NO2, दूसरा NO2 और तीसरा NO2, तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, पर ये नाम कॉमन है। इसमें पूछा क्या गया है, उपरोक्त अभिक्रिया में ए बनाना है आईयूपीएसी का नाम। ये तो एक आईयूपीएसी नाम और रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र तो ये लिख दिया, पिक्रिक अम्ल तो सामान्य नाम होता है, आईयूपीएसी नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल। अगली बात, नेक्स्ट है, यहां क्वेश्चन दिया है 413 केल्विन ताप पर। अगर हम बढ़ाएं क्वेश्चन, देखो 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल 443 नहीं है, 413 है, सांद्र H2SO4 के साथ यौगिक अक्ष बनाता है। तो ये यहाँ पर एथेनॉल है 413 मोल पर, इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं। कितने मोल रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, 413 केल्विन और कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 OCH2 CH3। तो ये देखो यहाँ पर यौगिक अक्ष, ये ना नियत अभिक्रिया भी मैंने लिख दी। आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो आपका आईयूपीएसी इसके अंदर जो नाम लिखना है वो रहेगा एथोक्सी, मतलब 2 कार्बन और O, एथोक्सी और एथेन, एथोक्सी एथेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ओलियम फिनोल बनाने में काम आता है, फॉर्मूला होता है H2H2O7। ओलियम के साथ यहाँ पर जो यौगिक A बनता है उस यौगिक को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन पर H3H लग गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और अन्य OH के साथ गर्म और फिर जल अपघटन कराना है, तो फाइनल उत्पाद में यहाँ पर फिनोल का क्या होगा, निर्माण। तो A तो हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, B जो हो गया फिनोल। अगला क्वेश्चन है एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया के साथ तुलना। तो देखो अमोनिया NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एनिलीन इसमें भी NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। बट यहाँ मैं कहता हूं कि ये जो NH2 ग्रुप जिस बेंजीन से जुड़ा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के अनुनाद में भाग लेने लग जाते हैं, और अनुनाद में भाग लेने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता नहीं होगी। तो इन दोनों में से क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, NH3 की, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनुनाद में पार्टिसिपेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। यहाँ हम बात करें डीएनए की द्विकुंडली संरचना की, अगर बात करें तो वास्तव में की द्विकुंडली संरचना इस प्रकार से है। यहाँ एक 5 एंड है, ये 3 एंड है, और ये इसके दूसरे पैरेलल चलती है। ये यहाँ पर दूसरे इसके पैरेलल, ये इसका 5 एंड हो गया और ये इसका 3 एंड है। तो यहाँ लिखना है एडिनिन जुड़ा रहेगा थायमिन से, साइटोसिन जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा गुआनिन। इसमें आपको 4 लूप करने हैं, ये G ट्रिपल बॉन्ड C, ये T डबल बॉन्ड A, ये G ट्रिपल बॉन्ड C। इसी प्रकार से आपको करना चलना है। ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना वार्षिक। क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया कोटि है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के अणु भाग ले रहे हैं और वो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन है, या कोई अपन वेग नियम लिखे। तो वेग नियम लिख दिया, मान लो मैंने A⁴ है सांद्रता, सक्रिय सांद्रता अभिदायी है, तो इनका जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का उपयुक्त उदाहरण देकर, तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में उच्च कोटि की लगती है परंतु वास्तव में वो निम्न कोटि की होती है, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाते हैं। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया यहाँ पर अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर बनता है एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल। ये दोनों का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो इसके अंदर पूरी अभिक्रिया में केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता चेंज होती है, जल की सांद्रता परिवर्तित होती है। तो अणु तो 2 हो गए, पर कोटि का निर्धारण केवल एक ही अणु करता है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन।
अगला इसके जो अथवा में क्वेश्चन दिया, अभिक्रिया की आणविकता परिभाषित। तो कोई अभिक्रिया जब संपन्न हो रही है तो उसके अंदर जो परमाणु, अणु या आयन है जो एक साथ अभिक्रिया संपन्न कराते हैं या उनमें प्रभावी टकरे से जो अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उन अणुओं परमाणुओं की संख्या वही कहलाती है आणविकता। एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रिय ऊर्जा की भूमिका। अरे सक्रिय ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्या होती है, आवश्यक, और प्रत्येक अभिक्रिया अपने अंदर ऊर्जा समाहित करके रखता है। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो ये संयोजकता आपन सिद्धांत के आधार पर संकुल दिया है CO-3 की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति। तो CO या NH3 और 6 और 3+, तो इसके लिए अक्ष की वैल्यू कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +3 आएगी, अपन सोल्व करेंगे क्योंकि NH3 यहाँ पर उदासीन होता है। तो कोबाल्ट यहाँ परमाणु क्रमांक 27, ऑर्गन 3d7 सॉरी 4s2, कोबाल्ट +3 में यहाँ, तो 2 यहाँ से रहेगा, यहाँ से तो ऑर्गन, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और ये यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर दिए, ये 3d में 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है, ये 3d 4s 4p। NH3 की नेचर होती है यहाँ पर, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की फील्ड में आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होने के कारण एक साइड स्टेट में जब NH3 जुड़ेंगे तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर निम्न चक्रण होगा, यहाँ पर 1 2, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएंगे। तो अब आपको NH3 कितने जोड़नी है, 6 NH3 जोड़नी है। तो 1 2 3 4 5 और 6। संकरण कौन सा हो गया, 3d है, 4s है, 4p है। संकरण हो गया यहाँ पर D2sp3। संकरण जब D2sp3 होता है तो ज्यामिति आपको पता है अष्टफल की होती है। तो ये CO, यहाँ CO 1 2 3 4 5 6 उपसर्ग संयोजक बंध का साइन बनाना, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3, छठा NH3, और यहाँ 3 क्या लगा दिया प्लस। और चुंबकीय व्यवहार, यहाँ लिगेंड जुड़ने के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लिख सकते हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, प्रति चुंबकीय। अगला क्वेश्चन, या मतलब क्या हो गया, मैं क्या बता दिया, ज्यामिति अष्टफल की है, ये बना दी थी यहाँ पर, और चुंबकीय गुण प्रति चुंबकीय। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, वो है इसका जो अथवा का ही है यहाँ CO6 3- की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति। सेम क्वेश्चन है पर लेकिन चेंज, वो संकुल चेंज किया है। तो यहाँ CO6 3- है तो सेम CO6 3- x बराबर +3 आएगा क्योंकि अब -1 होता है, तो अब 6 है तो +3 ही आएगा। तो CO 27, ऑर्गन 4s2, 3d क्या हो गया 7, CO +3 है तो ऑर्गन, तो 3d में कितने 6, ये ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4s 4p। अब है यहाँ पर बाह्य कक्षक संकुल का मतलब युग्मन नहीं होगा, स्पेक्ट्रोरासायनिक संयोजन में प्रबल लिगेंड में भी दुर्बल लिगेंड में भी आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, इसके अंदर यथावत रहेंगे। तो आगे वाले लिगेंड को डी कक्षक की उपलब्धता नहीं होगी, बाह्य कक्षक संकुल होगा। ये हो गया 4s, ये 4p, ये 4d, 3d आपको पता ही है। तो यहाँ पर तो ये मैं यहाँ फ्लोरीन जोड़ रहा हूं, यहाँ 6 फ्लोरीन जुड़ चुके हैं। संकरण हो गया 1s 3p और 2d। संकरण होगा इसमें sp3d2, और sp3d2 की जो आकृति होती है यहाँ पर CO 1 2 sp3d2 और d2sp3 दोनों की अष्टफल की आकृति है, ये यहाँ पर जोड़ दी मैंने। टोटल मिलाकर 6 फ्लोरीन, और कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे 3- उसमें 3+ आएगा। अगली बात, समाविवी एल्केनों में संकलन बढ़ने के साथ यहाँ पर जहां चुंबकीय व्यवहार की एक बात और मैं बीच में बताना भूल गया, चुंबकीय प्रकृति देखो वहां युग्मित हो गए थे,
यहाँ अयुग्मित है वो भी 4 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो आपको लिखना भी है, मैं क्या नाम है यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक मतलब अनु चुंबकीय। अगली बात, समाविवी हेलो एल्केनों में संकलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होना ही है, संकलन बढ़ेगी, अणु गोलाकार होगा, दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल होंगे, क्वथनांक के मानों में कमी आएगी। समाविवी डाइक्लोरोबेंजीनों में पैरा समाविवी का गलनांक ऑर्थो व मेटा समाविवी की तुलना में अधिक होता है। देखो पैरा वाले में ये भैया पैरा है यहाँ, और ये यहाँ पर ऑर्थो, ये एल्केनो वाला से भौतिक गुणधर्म पूछा, ये मेटा। देखो एकदम सममिति है, दोनों सीएल दूर दूर है, कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, मतलब पृष्ठ चालक इसका स्थायी होता है, तो इसका गलनांक क्या होगा, स्थायी है तो गलनांक ज्यादा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं पैरा समाविवी के अंदर क्या हो गया कि सममिति है, दोनों सीएल के बीच में पर्याप्त दूरी है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, पृष्ठ चालक ज्यादा स्थायी होता है, गलनांक का मान ज्यादा। किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक में रेशमी मिश्रण ध्रुवण अघूर्ण है। अरे रेशमी मिश्रण के अंदर 50% दक्षिणावर्ती और 50% क्या होते हैं यहाँ पर वामावर्ती, दोनों ही ध्रुवण घूर्णक है, पर दोनों की दिशा अलग अलग है, तो एक द्वारा उत्पन्न किया गया घूर्णन दूसरे द्वारा निरस्त हो जाता है। तो रेशमी मिश्रण ध्रुवण क्या होता है, अघूर्णक होता है। लो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित कीजिए। बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड को से आयोडोबेंजीन, तो ये बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन एक सॉल्यूशन लेते हैं, किसका यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड का, ये ले लिया पोटेशियम आयोडाइड KI का एक सॉल्यूशन। तो यहाँ K के साथ क्या निकलेगा, Cl, साथ में N2 गर्म भी करना है इसमें, देखो K के साथ C निकल गया, N2 भी निकल गया, बच्चा क्या I, तो रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा I, तो आयोडोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल वुड से सॉरी फिटिंग अभिक्रिया आ गई क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल का अगर मैं निर्माण करूं यहाँ पर, तो ये ले लिया क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु की 2 मोल इसके, 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो 2 मोल NaCl, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, और बाइफेनिल का क्या होगा यहाँ पर निर्माण, +2 मोल NaCl। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोएथीन, एथेन से एथीन मतलब वो विलोपन अभिक्रिया होगी यहाँ पर, क्लोरोएथेन मतलब CH3 CH2 Cl, ध्यान रखना एल को लिखना जरूरी है, केओ से लिया तो अल्फा से तो क्या निकलेगा, अल्फा से तो Cl, K के साथ क्या निकल गया KCl, और बीटा से क्या निकलेगा HOH के साथ H2O, तो बनेगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कोहलिक KOH होगा की उपस्थिति में होती है विलोपन अभिक्रिया। अगली बात, नेक्स्ट ये लो ये स्लाइड कंप्लीट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन विभव के लिए काम आती है। इसका संरचना की बात करें, एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के अंदर अपन भरते हैं, यहाँ पर इस पात्र के अंदर हम भरते हैं 1 मोलर का HCl का विलयन, यहाँ एक ग्लास की ट्यूब लगी रहती है, इसके अंदर यहाँ पर एक प्लेटिनम का तार सूक्ष्म विभाजित करनी होती है, यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं एक बार और 298 केल्विन पर। इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो 0 प्राप्त होता है। ये एनोड का वर्क भी करता है, कैथोड का वर्क भी करता है, किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव इसको संदर्भ में लेकर ज्ञात कर सकते हैं। मानक अपचयन विभव जो सारणी है वो इसी पर आधारित है। ये SHE की बात है, वर्णन भी बता दिया। शुष्क सेल ड्राई सेल के उपयोग के दौरान एनोड तथा कैथोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण अपन को लिखने हैं। शुष्क सेल, तो शुष्क सेल की अगर हम बात करें तो शुष्क सेल एनोड, तो एनोड होगा जिंक का, वो डिजोल होगा Zn2+, वो होगा Zn2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। इधर कैथोड, कैथोड होता है अमोनियम क्लोराइड, कार्बन की वो ग्रेफाइट की रोड होती है, अमोनियम और कार्बन का पेज चिपका रहता है, अपघट्य NH4Cl होता है। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य के अंदर हमने ले लिया इसमें NH4+ प्लस अमोनियम, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो NH4+ है ना, ये तो चला जाएगा आगे NH3 में, और ये बन जाएगा अमन और 2+ के 4 से यहाँ अपचित होकर अमन OH,
और साथ में यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट है। यहाँ पर ये एनोड पर है, एनोड पर Zn 2 प्लस में, और ये अमन O2 है। यहाँ पर ये अपचित हो रहा है, यहाँ के अंदर अपचित हो रहा है। तो ये एनोड और कैथोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया यहाँ डेनियल सेल नहीं, शुष्क सेल के संदर्भ में एनोड और कैथोड। जल व वायु की उपस्थिति में लोहे का संचालन कैसे होता है? ये एक विद्युत रासायनिक सेल है, ये एक विद्युत रासायनिक क्या है? सेल है। तो इसमें हम कहते हैं बेट एनोड है, लोहा माना जाता है, ये Fe2 प्लस में जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है ये भी जैसे Fe2 प्लस में जाता है, वोल्टेज जनरेट करता है -0.44 वोल्ट, और ये O2 है, ये 4H प्लस है। इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 4, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे, और ये जाएगा यहाँ पर H2 के अंदर, 2 मोल H2 बनेंगे। फाइनली नेट रिएक्शन में क्या होगा? Fe है, O2 है, Fe 2 से मल्टीप्लाई किया 2 Fe है, ये O2 है, इधर 4H प्लस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो ये बन गया 2 Fe2 प्लस 2 H2O। ये नेट रिएक्शन है। ये एनोड पर प्रोसेस चालू होगी, ये O2 से H2 जाता है तो वोल्टेज 1.23। टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें, टोटल अगर हम वोल्टेज की बात करें तो प्रक्रम में 1.67 वोल्ट करंट आता है भी जब भी लो एक पर जंग लगता है। तो Fe से Fe2 प्लस, ऑक्सीजन से वाटर है, ये Fe बाद में Fe2 प्लस में गया, ये लगातार ऑक्सीजन और अगर वाटर के संपर्क में आता है तो रेस्ट का फॉर्मेशन करता है Fe2O3, और वो भी एसिडिक मीडियम में। Fe2O3 प्लस 4H प्लस हो जाएंगे, यहाँ 2 मोल H2 ले लेंगे, तो ये यहाँ पर 2 और 1 3 बैलेंस रिएक्शन। और रेस्ट का अगर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता तो Fe2O3.X इसका रेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो मतलब Fe से Fe2 प्लस है, ऑक्सीजन से H2O, Fe2 प्लस है, ऑक्सीजन और H2 संपर्क में आके Fe2O3 का निर्माण करता है, मतलब फेरिक में चला जाता है फिर फाइनली। तो ये हो गया क्वेश्चन कौन सा? जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संचालन कैसे होता है, वर्णन कीजिए, अथवा वाला है। और मर्क्यूरी सेल के उपयोग, सॉरी पर्सन मैं आपको दिखा देता हूँ। मर्क्यूरी सेल के जो दौरान एनोड तक के तौर पर संपन्न वाली सेल अभिक्रिया, मतलब इधर SH पूछ लिया तो दूसरा सेल, इधर संचरण पूछ लिया और मर्क्यूरी सेल पूछ लिया, मतलब प्राथमिक सेल आगे दोनों में। तो मर्क्यूरी सेल के एनोड, तो मर्क्यूरी सेल में अगर हम बात करें जिंक अमलगम का एनोड है, क्षारीय माध्यम भरा रहता है OH माइनस का, तो Zn जाएगा यहाँ ZnO में, साथ में रिलीज होगा H2O, साथ में निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 OH माइनस। कैथोड पर हम बात करें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट बना रहता है, इधर यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन में लॉस ऑफ जो 2 इलेक्ट्रॉन है गेन कर लेगा, अपचित होगा, मतलब इधर ऑक्सीजन हो रहा है तो फाइनली इधर अपचयन होना ही है, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस, यहाँ पर सॉरी हाँ सही है, तो जिंक अमलगम हो गया यहाँ पर। तो इधर फाइनली H2 से H2 कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल आउट, फाइनली दिया जिंक अमलगम प्लस H क्या बना Hg, मतलब यहाँ पर कोई भी नेट फालतू कोई आयन बचा नहीं, तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं होगा। अगली बात, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाल चींटी के ढंग में उपस्थित अम्ल का नाम, लाल चींटी में HCOH फॉर्मिक अम्ल होता है, नाम आपको लिखना है विद्वानों, मेथेनोइक अम्ल। केनिज़ारो अभिक्रिया का उपयुक्त रासायनिक समीकरण, तो अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल यौगिक के 2 अणु, कार्बोनिल यौगिक के 2 अणु पर्पल क्षार की उपस्थिति, तो लिख दिया HCHO प्लस HCHO, सिंपल वाला उदाहरण बता रहा हूं, और ये NaOH, और ये यहाँ पर पर्पल हो गया यहाँ पर, तो एक तो CH3OH बनेगा मेथेनॉल, और एक बनेगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट, मतलब एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है और एक एल्डिहाइड का अपचयन है। ये हो गया केनिज़ारो अभिक्रिया का जो डिस्कशन है अपने का लिया। क्रॉस का समझा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें, उस क्रॉस में दोनों अलग अलग ले लेना, एक बेंजीन ले लो, एक तो ले लो बेंजीडी ले लो, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लो। अगला क्वेश्चन दिया है वी कार्बोक्सिलीकरण का, CH3COO अन्य और अन्य OH और CaO सोडा लाइम है, 3:1 में होता है, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, Na2 CO3 निकल गया। लो रेंसी का दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, CH3 के साथ H जोड़ दो, मतलब आपको A जो सिलेक्ट करना है वो रहेगा CH4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब CH4 है,
ये पूछा, रासायनिक सूत्र पूछा इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अपने एंड में आ गए हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का आईयूपीएसी नाम, ये इसका अथवा में चल रहा है। तो सिरके में उपस्थित अम्ल CH3COH, नाम हो गया इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल लिखना। रोजेनमुंड अपचयन को उपयुक्त रासायनिक समीकरण दीजिए। तो रोजेनमुंड अपचयन यहाँ पर हमने ले लिया अम्ल हेलाइड RCOCl, और इसको अपचित कराते हैं पैलेडीकृत बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर ये जो यौगिक है वो जाएगा RCO, ये यहाँ पर अपचित होगा तो 2 H है, एक H Cl को लेकर निकल के HCl में दूसरा H यहाँ जुड़ जाएगा तो RCHO, मतलब एथेनॉल क्लोराइड से क्या बनता है। अगर आपने R की जगह CH3 लिया है तो अम्ल हेलाइड से क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड, और ये रोजेनमुंड रिड्यूसिंग एजेंट है PDBaSO4। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिंग है, बेंजीन रिंग बना रखी, COHCl है, निर्जलीय Cl3 है, CuCl की उपस्थिति है। तो ये अभिक्रिया है गाटरमान कोच, ध्यान रखना गाटरमान कोच या कोक रिएक्शन। तो इसमें सीधा यही है, H है, एक Cl है, क्या निकलेगा पूछा नहीं है, HCl, बाय प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, H के साथ Cl, मतलब यहाँ एक HCl उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो यहाँ पर तो एक H है, ये वाला H Cl को लेकर निकल गया तो बचा क्या, ये H Cl को लेकर निकल गया तो CH और O, मतलब CHO बचा। तो रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CHO। मतलब आपको फाइनली जेड है ना, जेड का रासायनिक सूत्र ये लिखना है। बेंजीन पर क्या होगा, यहाँ पर CHO, गाटरमान कोच केवल एल्डिहाइड बनाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कंप्लीट है और 11:15 भी बच रहे हैं। बड़े भाई साहब भी हैं साथ में, अख्तर जी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। पेपर था, पेपर पूछे, जो पेपर पैटर्न मैंने देखा अच्छा पेपर था, पूरा NCERT के अंदर लिया। कुछ मेरा इसमें कुछ खट्टा मीठा अनुभव यही रहा था कि आप सब, पहली बात तो NCERT बुक फॉलो किया करो। सेकंड बात है जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स, उनके नोट्स वगैरह देखो, फिर उनके प्रीबोर्ड वगैरह देखो। फिर आ जाती है डेस्क वर्क है या एग्जाम ने ये क्या नाम कोई भी डेस्क वर्क है, जैसे साला दर्पण है, सेका ऑटोमेशन है, इनमें मैंने देखा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो 100% आ रहे हैं तो 70% अपन जो पढ़ा वो आया है, 15% वो आ जाते हैं जो पुराने कोई सिलेबस में है। तो बच्चा भ्रमित होता है कि ये कौन सा आ गया, और 15% ऐसे आ जाते हैं जिनका लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फिर बच्चा दिमाग में हो जाता है कि ऐसा आ जाएगा तो क्या है,